Hello friends, again welcome to my channel and your own channel, A Road to History. एनसीईआरटी की जो सीरीज है उसी सीरीज में क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, आज मैं उस पर कुछ चर्चा करूंगा। बेसिकली वो जो चैप्टर है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो और जो कब्र हैं वो हमें क्या बतलाते हैं, उनसे हम क्या सीखते हैं। अब प्राचीन ग्रंथ में वहाँ जो आर्यंस के जो वेद हैं उनकी चर्चा की गई है। वेद तो ऐसे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वेद, लेकिन ऋग्वेद की ज़्यादा चर्चा की गई है और ये बताया गया है कि उसमें क्या है। बेसिकली ऋग्वेद जो है एक प्रेयर टेक्स्ट है, प्रेयर प्रार्थना ग्रंथ है, जिसमें देवताओं से प्रार्थना की गई है, नदियों से प्रार्थना की गई है और उसी प्रार्थना के क्रम में जिन शब्दों का उपयोग किया गया है उन शब्दों के आधार पर इतिहासकार बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करते हैं, बहुत सारी जानकारियां निकालते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी वो श्रुति शिक्षा प्रणाली थी, मतलब सुन के जो आचार्य होते थे, गुरु होते थे, वो उच्चारण के आधार पर और कंठस्थ करवाते थे। जितने भी सूक्त थे ऋग्वेद के उनको कंठस्थ करवाते थे और विद्यार्थी उसे याद करते थे। वेद जो है वो बहुत बाद में लिखित रूप में हमारे सामने आया, लेकिन पहले वो श्रुति परंपरा के हिसाब से ही आगे चल रहा था। ऐसी जानकारी हमको इसमें मिलती है। इसमें एक प्रसंग है विश्वामित्र का, जो विश्वामित्र नदियों से प्रार्थना करते हैं, खास करके सतलज का जिक्र किया गया है और उसमें 2 गाय और घोड़े का जिक्र किया गया है। तो इस गाय और घोड़े का जो जिक्र है इसके आधार पर हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इतिहासकार ये कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि जो उस समय के आर्य थे वो गाय और घोड़े के बारे में उनको जानकारी थी। इसके अलावा इन नदियों के आधार पर आज ये नदियां जहां बहती है, जैसे गंगा और यमुना का भी एक बार उसमें, फिर सिंधु नदी की चर्चा है, तो जिस क्षेत्र में ये नदियां बहती हैं हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में आर्यों का निवास स्थान रहा होगा। तो इन नदियों के आधार पर हम उनका ज्योग्राफिकल जो एक्सपेंशन है इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। फिर युद्ध की चर्चा की गई है और प्रार्थना में क्या मांगा जाता था इसकी भी चर्चा की गई है। बेसिकली पुत्र के लिए और पशु के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी और जो युद्ध की चर्चा की गई है उसमें यह बताया गया है कि लैंड के लिए, जमीन के लिए युद्ध नहीं होते थे। बहुत कुछ उदाहरण हैं कि जमीन के लिए भी युद्ध होते थे, लेकिन ज्यादातर युद्ध जो है वो मवेशियों के लिए होते थे और जो जमीन के लिए होते थे तो वो इसलिए भी कि मवेशियों के लिए चारागाह चाहिए था और जो चारागाह से युक्त क्षेत्र था या जहां जौ की खेती बहुत अच्छी हो सकती थी, ऐसे क्षेत्रों के लिए युद्ध किया जाता था और युद्ध में युद्धबंदी भी बनाए जाते थे। इसके अलावा जो चर्चा है ऋग्वेद में, उस ग्रंथ में, उससे हमको जानकारी जो मिलती है कि कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है जिससे क्लास डिवीजन या समाज का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ था ये बताया गया है। हालांकि हम अपर क्लास में जाएंगे तो उसमें हम पुरुष सूक्त की चर्चा करेंगे कि पुरुष सूक्त में कैसे ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। लेकिन क्लास 6 में जो बातें हैं उसमें ये बताई गई है कि पुरोहित का उल्लेख है, राजा का उल्लेख है। अब पुरोहित नॉर्मली जो ब्राह्मण हैं, जो यज्ञ करवाते थे, जो पूजा पाठ करवाते थे, वो पुरोहित हुआ करते थे। और जो राजा हैं वो राजा जो आज मॉडर्न टर्म में हम राजा समझते हैं वो वैसे राजा वो नहीं थे, बल्कि वो समानों में प्रथम थे, फर्स्ट अमंग इक्वल्स थे। उनको आज बाद में जो राजतंत्र विकसित हुआ उस राजतंत्र जैसा उनको कोई अधिकार नहीं था और ये भी नहीं था कि उनके पुत्र स्वतः राजा बन जाएंगे, ये बातें भी नहीं थी। दूसरा, युद्ध में जो सामान लूटा जाता था उन सामानों का उपयोग जो है या उन सामानों पर राजा का अधिकार नहीं होता था।
एक छोटा हिस्सा राजा रखता था, लेकिन उससे पुरोहित को भी दिया जाता था, यज्ञ के लिए कुछ रखा जाता था, और जितने लोग भागीदार होते थे युद्ध में उनके बीच भी बांटा जाता था। और ये राजा जो होता था उसकी कोई अपनी ब्यूरोक्रेसी नहीं होती थी, कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, कर व्यवस्था नहीं थी, कोई रेगुलर आर्मी भी नहीं थी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो कि बाद में जो मोनार्की हुई, राजतंत्र हुआ, उस तरह का राजा उस समय पाया जाता था। इसके अलावा सामान्य जनता के लिए विष और जन शब्द का भी उपयोग किया गया है। विष शब्द से ही बाद में वैश्य निकला है, तो सामान्य जनता के लिए इस शब्द का उपयोग होता था। बाद में जो उस समय के लोग थे वो खुद को आर्य कहते थे, और जो यहाँ के मूल निवासी थे भारतवर्ष के, उनको अनार्य कहा गया। दास शब्द का भी उपयोग हुआ है ऋग्वेद में, और दास शब्द मूलतः शायद उनको कहा गया है जो पूरी तरह से आर्यों की परंपरा को नहीं मानते थे, वेदों को नहीं मानते थे, या सामाजिक जो नियम था उसका पालन नहीं करते थे, शायद उनको दास कहा गया है। दास और दासी दोनों की चर्चा है, हम आगे क्लास में जब पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि दास और दासी दान में दिए जाते थे पुरोहितों को, ब्राह्मणों को। ये सब चर्चा इसमें की गई है ऋग्वेद में, और इसके आधार पर हम उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। युद्ध के संबंध में जो भी चर्चाएं होती थी, जो भी डिस्कशन होता था, उसके लिए सभा होती थी, समिति होती थी, उसमें लोग एक साथ मिलकर उस पर चर्चा करते थे और क्या करना है इसका फैसला किया जाता था। यज्ञ की भी चर्चा की गई है, और यज्ञ में अनाज की आहुति दी जाती थी। कुछ ऐसी मान्यता है कि जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, और ये भी माना गया है कि जो दास और दस्यु थे जिनकी चर्चा ऋग्वेद में है, वो यज्ञ में विश्वास नहीं करते थे, यज्ञ नहीं करते थे। जो ऋग्वेद की भाषा है वो अभी जो संस्कृत हम पढ़ते हैं वो संस्कृत नहीं है, बल्कि वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत वो है। तो इस तरह से ऋग्वेद से हमको उस समय के जियोग्राफिकल एक्सपेंशन का, उस समय के सामाजिक स्थिति का, युद्ध के कारणों का, फिर राजा का क्या अस्तित्व है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक तो इस तरह की परंपरा का जिक्र चैप्टर 4 में किया गया है। दूसरी जो परंपरा है जिसको महापाषाण परंपरा कहते हैं, जो 3000 साल पहले की एक परंपरा है, जो दक्कन में, दक्षिण भारत में, कश्मीर में पाया गया है, वो कब्रों से जुड़ी हुई परंपरा है। नॉर्मली जो कब्र बनाए जाते थे वहाँ एक विशालकाय चट्टान को लगा दिया जाता था, और इसीलिए इस परंपरा को महापाषाण परंपरा के नाम से कहा गया है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कई जगह पर गोल घिरे हुए चट्टान से गोल घिरे हुए कब्र मिलते हैं, कई जगह पर एक ही चट्टान लगा हुआ है। तो इस तरह से ये जो चट्टान है, ये जो पाषाण है, वो इस बात के संकेत हैं, इस बात की निशानी है कि वहाँ कोई कब्र है। आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार दोनों इन कब्रों का अध्ययन करके बहुत कुछ निकालते हैं। जैसे कब्र में जो शव दफनाए गए हैं, उनके साथ जो सामान पाए गए हैं, उसके आधार पर बहुत सारे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। जैसे बहुत सारे शव ऐसे हैं जिनके साथ ब्लैक एंड रेड वेयर, जो मिट्टी का बर्तन है, वो दफनाया गया है। फिर कुछ जानवरों के कंकाल भी मिले हैं। तो इससे हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन कब्रों में मिट्टी के बर्तन के अलावा लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। इसके साथ ही कब्रों के आधार पर हम सामाजिक विषमता थी या नहीं ये देख सकते हैं। जैसे ब्रह्मगिरी में एक कब्र मिला है, उसमें एक कब्र के साथ 33 सोने के सिक्के भी पाए गए। वहीं दूसरा कब्र मिला है, उसमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन हैं। तो ये दर्शाता है कि एक सामाजिक विषमता थी, अमीर और गरीब वर्ग था। सोने के सिक्के जिस कब्र में पाए गए हैं निश्चित ही वो अमीर वर्ग से था, और जो दूसरा वर्ग है वो गरीब वर्ग का था। तो इससे हम सामाजिक जो असमानता है, जो विषमता है, उसको भी जान सकते हैं, उसको भी पहचान सकते हैं। कई बार ऐसे भी कब्र मिले हैं जो एक ही परिवार के हैं, और ये इस तरह से पता चलता है कि एक ही कब्र में, उसी के आसपास एक ही कब्र में अलग अलग समय पर कई शवों को दफनाया गया है। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया है कि शायद एक परिवार के लोगों को
एक ही साथ दफनाया जाता था। कई कब्र ऐसे भी हैं जो घर के आंगन में ही दफनाए जाते थे। इनाम गांव के कब्र से प्रमाण मिलता है कि आंगन में ही लोगों को दफनाया जाता था। एक वहाँ कब्र मिला है जिसमें एक वयस्क शव को सीधा लिटाकर दफना दिया गया है। उसका सर जो है वो नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है। उसके साथ खाने पीने में इस्तेमाल होने वाले जो बर्तन हैं वो भी दफनाए गए हैं। एक और कब्र मिला है जो बड़े मकान में, मतलब 5 कमरों का मकान है, उसके आंगन में कब्र वो बनाया गया है, वहाँ शव को दफनाया गया है, जो शहर के बीचों बीच ये मकान है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि 2 चीज़ें पता चलती है कि लाइफ आफ्टर डेथ का जो एक सोच है शायद वो लोगों में होगी, इसीलिए तरह तरह के सामान उसमें बर्तन वगैरह रखे जाते थे और किस तरह से कब्र में शव को दफनाया जाता था। तो इससे हम कब्रों के आधार पर भी हम महापाषाण काल का जो इतिहास है उसको हम जान सकते हैं। अगर उसका सूक्ष्म निरीक्षण करें, सूक्ष्म विश्लेषण करें तो क्या सामाजिक विषमता थी, क्या किस तरह से कब्रों को दफनाया जाता था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनाम गांव से उस समय के जो लोग थे उनके जीवन में उपयोग होने वाले कौन कौन से अनाज हैं उसकी भी चर्चा की गई है। क्लास 6 की इस किताब में जानवरों की भी चर्चा की गई है। तो इससे हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस समय कौन कौन से फसल, कौन कौन से जानवर के बारे में लोगों को जानकारी थी। इनाम गांव से जौ, दाल, मटर, तिल, इन सब के बीज प्राप्त हुए हैं और भी फसल हैं। तो इससे पता चलता है कि किस चीज़ की खेती होती थी। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं और कुछ जानवरों की हड्डियों पर कटे हुए के निशान हैं। इससे ये भी पता चलता है कि शायद जानवरों का भी इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता होगा। बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली है, गाय, भैंस, हिरन, कुत्ता, भेड़ इत्यादि बहुत सारे जानवरों की हड्डियां हमको प्राप्त हुई है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पशुपालन और कृषि की क्या स्थिति उस समय थी। तो ये जो कब्र है और ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के आधार पर और कब्रों के आधार पर भी हम इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर उनका सूक्ष्म निरीक्षण करें, सूक्ष्म विश्लेषण करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे एक गुजारिश है कि जो भी इस वीडियो को देखें तो वो मुझे फॉलो करें या मेरा एक टेलीग्राम पर लिंक है उसको भी देखें। उस पर मैं PDF डालता हूँ, बहुत सारी जानकारियाँ उस पर भी डालूँगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उस लिंक पर जाएं और जो भी मैं PDF डालूँ मुझे उम्मीद है उससे आपको फ़ायदा होगा। तो काइंडली गो देयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब्सक्राइब करते हैं, आपका व्यू बढ़ता है तो मेरा उत्साह बढ़ता है। Thank you for watching me. See you again with a new video on new topic.